आज 1 जुलाई 2024 से नया कानून जो कि भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया है, जिसमें जो पुराना कानून था भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, उसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हुआ है। उसी तरीके से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जिसको CRPC इंग्लिश में कहते हैं, उसकी जगह पे BNSS या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हुआ है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, उसकी जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हुआ है। ये जो नए कानून हैं तीनों, आज से 1 जुलाई से पूरी तरीके से इफ़ेक्टिव हो गए हैं पूरे इंडिया में, और हमारे बिहार राज्य में भी पूरी तरीके से इफ़ेक्टिव हो गए हैं। आज से जो भी घटना होगी उसका FIR जो है इन नए कानून के तहत, और जो प्रक्रियाएँ कोर्ट में चलेंगी, ट्रायल चलेगी, इन नए कानून के तहत ही चलेगी। जो ये नया कानून है, इसमें विशेषता यह है कि ये दंड की जगह पे न्याय पर विशेष फोकस किया गया है इसमें। और जो बिहार पुलिस है, इस नए कानून में सभी को प्रिपेयर करने के लिए लगातार, जैसा आप लोगों को पता भी होगा, हम लोगों ने ब्रीफ भी किया था पहले, कि लगातार 5 चरणों में सभी पदाधिकारी, सभी रंग के पदाधिकारियों को बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी गई है ऑनलाइन माध्यम से। पूरे बिहार राज्य में 25,000 से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग, 25,000 से ज़्यादा ऑफिसर्स की ट्रेनिंग प्रदान की गई है। उसी तरीके से मधुबनी में भी लगभग 625 से ज़्यादा जो हमारे ऑफिसर्स थे, सभी रैंक के, चाहे PTC हो, चाहे SI हो, ASI हो, सभी रैंक के पदाधिकारियों की ट्रेनिंग दी गई है। 3-3 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। इसमें नए कानून में क्या क्या नए प्रावधान है, कैसे प्रोसीजर करना है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी गई है। उसके अलावा जो साइबर क्राइम है, फॉरेंसिक को कैसे यूज करना है, फिंगरप्रिंट को सीन ऑफ क्राइम से कैसे उठाना है, फोटोग्राफी सीन ऑफ क्राइम की कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई है। और ये ट्रेनिंग जो है हम लोग लगातार इसको और भी एक कैप्सूल की तरह से, मॉड्यूल की तरह बना करके हम लोग लगातार देते रहेंगे। सभी को हम लोगों ने मटेरियल भी उपलब्ध कराए हैं, जिससे कि उनको, हमारे अनुसंधानक जो है, उनको पढ़ करके इन सब चीज़ों को, नए कानून को समझने में आसानी हो सके। आज ये जो नया कानून लागू हुआ है, इसमें सभी थानों में आज 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच में सभी थानों में, सभी थानों के जो गणमान्य लोग हैं उनको बुलाया गया था, और उनको बुला करके इस नए कानून में जो नए प्रावधान हैं उन सब के बारे में बताया गया है। बहुत ब्रीफ, बहुत ही एक्सटेंसिव तौर पे और बहुत ही एक्सप्लेन करके सभी लोगों को बताया गया है। जो भी लोगों की कन्फ्यूजन था उसको भी दूर करने की कोशिश की गई है। इसमें सभी वरीय पदाधिकारी, SHO से लेकर सर्किल इंस्पेक्टर, SDPO सभी सम्मिलित हैं। जो ये नया कानून है, इसमें उनकी विशेषताओं के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ी सा, कि इसमें डिजिटल तौर पे अब हम FIR कर सकते हैं, नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी, ये सारी चीज़ें अब डिजिटल तौर पे होगी। तलाशी और जब्ती भी जो है पुलिस के द्वारा जो की जाती है, उसमें अब वीडियोग्राफी और ये फोटोग्राफी अनिवार्य है, उसका संग्रहण करके रखना भी अनिवार्य है। इसके लिए बिहार पुलिस के सभी पदाधिकारियों को लैपटॉप और मोबाइल प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा ऐप भी बनाए जा रहे हैं, ताकि जो भी सर्च और सीजर के टाइम पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी उसको उसमें अपलोड किया जा सके, ताकि किसी भी तरह, पूरी तरीके से पारदर्शिता रहे। जो भी सर्च एंड सीजर हो रहा है वो पूरे रियल टाइम अपलोड हो जाएगा सारी चीज़ें। जो नया कानून है, नागरिक केंद्रित कानून है। इसमें कई प्रावधान हैं, जैसे कि नागरिक घटना स्थल या उससे कहीं भी FIR दर्ज कर सकता है। इस नए कानून में E-FIR, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन से आप कोई आवेदन भेजें, उसके तो बिना पे FIR दर्ज होगा। उसके अलावा 0 FIR का कॉन्सेप्ट पहले भी था, इसको इस एक्ट में पूरी तरीके से सम्मिलित किया गया है। तो 0 FIR भी किया जा सकता है। घटना कहीं भी हो, किसी भी बगल के थाने में जाकर के FIR दर्ज किया जा सकता है, और उसके बाद वो उस थाने का जो संबंधित थाना है जहाँ पे घटना हुई है, वहाँ पे संबंधित थाना जहाँ पे FIR दर्ज किया गया है, वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे, जिसको हम लोग 0 FIR कहते हैं। जब FIR दर्ज होगा तो पीड़ित को एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का हकदार है वो। हमारे सभी थाना अध्यक्ष, जहाँ भी FIR दर्ज होता है थाना को, उसको एक निःशुल्क प्रति प्रदान करना होगा।
पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति क्या हुई है उसके बारे में भी सूचित करना होगा। महिला जो के खिलाफ जो अपराध है उसके अंदर में 24 घंटे के अंदर में पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी और साथ ही 7 दिनों के अंदर जो चिकित्सक हैं उनको मेडिकल रिपोर्ट देना होगा। BNSS जो BNS है भारतीय नागरिक संहिता की धारा 396 और 97 में पीड़ित को मुआवजे और मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है। BNS की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान है। केस वापसी जब होती है, न्यायालय में जब ट्रायल चलता है उसमें केस वापसी की जाती है तो उसमें न्यायालय को पहले पीड़ित की बात को सुनना पड़ेगा। पीड़ितों को अधिकार दिया गया है कि कोई भी केस क्लोज करने से पहले न्यायालय को पीड़ित को सुनना पड़ेगा, उसकी बातों पे ध्यान देकर के उसके बाद ही कोई ऑर्डर करना होगा। कोर्ट में भी आवेदन करने पर पीड़ित को ऑर्डर की निःशुल्क कॉपी प्राप्त करानी होगी और जो कानूनी जांच है, पूछताछ है, मुकदमे की कार्रवाई को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का भी प्रावधान है। जैसा मैंने बताया कि न्याय इसमें जो नई कानून है उसमें टेक्नोलॉजी पे जोर दिया गया है। सभी चरणों का डिजिटल रूपांतरण किया गया जिसमें ई समन, ई नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा और ई ट्रायल भी शामिल होगा। ई ट्रायल मतलब कि कोई भी जो गवाह है, साक्ष्य है, वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, VC के माध्यम से अपने साक्ष्य दे सकता है कोर्ट में और वो एक्सेप्टेबल होगा। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। उसके अलावा जैसा मैंने बताया, तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी एकदम अनिवार्य की गई है। पुलिस कहीं भी तलाशी और जब्ती करने के लिए जाती है तो इसको वीडियोग्राफी की जाएगी। अब जो कुछ नए अपराध भी परिभाषित किए गए हैं इस कानून में, जिसमें कि स्नैचिंग एक गंभीर और नॉन बेलेबल अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पहले स्नैचिंग में सज़ा कम थी, लेकिन अब ये जो है गैर जमानती धारा है। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने या किसी समूह के आतंक फैलाने के लिए किए गए कृत्यों को आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी। राजद्रोह की जगह पर देशद्रोह शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसमें भारत की एकता और अखंडता के खतरे में डालने वाली आपराधिक गतिविधि शामिल है। मॉब लिंचिंग में अब दोषियों पे मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। जो दोषी है, पहले मॉब लिंचिंग ये डिफाइन नहीं था पुराने कानून में। नए कानून में संगठित अपराध को भी परिभाषित किया गया है और उसमें स्पेशली उनके सज़ा का प्रावधान है। उसके अलावा त्वरित न्याय के लिए इस कानून में ये किया गया है, डाला गया है बहुत सारे प्रावधान। उसमें है कि एक तय समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने के लिए BNS में 45 धाराओं को जोड़ा गया है। किसी भी मामले पर सुनवाई शुरू होने के 60 दिनों के अंदर में, जब कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट होती है तो 60 दिनों के अंदर में आरोप तय किया जाना अनिवार्य किया गया है। आरोप तय हो जाएगा, उसके बाद 90 दिनों के घोषित बाद अगर घोषित अपराधी जो है अनुपस्थित रहता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब भागा हुआ रहता है, तो उसके खिलाफ उसकी अनुपस्थिति में भी अभियोजन चलाया जा सकता है। अभियोजन के लिए मंजूरी, दस्तावेज की आपूर्ति, प्रतिबद्ध कार्यवाही, डिस्चार्ज याचिका को दाखिल करना, आरोप तय करना, निर्णय की घोषणा और दया याचिका को दाखिल करना निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करना अनिवार्य किया गया है। आपराधिक कार्रवाई में कोर्ट को 2 से अधिक स्थगन देने की अनुमति नहीं है। पहले जो एडजर्नमेंट होता था वो 2 से ज़्यादा कोर्ट नहीं दे सकती है। समन जारी करने और उसकी तामील करने तथा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। ई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी समन तामीला किया जाएगा। जो इस कानून में समरी ट्रायल का भी अधिकार दिया गया है। जो 3 वर्ष से कम के सज़ा है उसमें मजिस्ट्रेट को समरी ट्रायल करने का अधिकार है। समय पर न्याय मामले पर पहली सुनवाई शुरू होने के 60 दिनों के अंदर आरोप तय होना चाहिए। किसी भी आपराधिक अदालत में मुकदमे के समापन के बाद निर्णय की घोषणा में 45 दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। हर राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित होगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में भी जिला अभियोजन निदेशालय स्थापित होगा। सभी पूछताछ और परीक्षण भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जा सकता है, फिजिकली भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी किया जा सकता है। जो एक और चीज़ है कि इसमें जैसा मैंने बताया कि इसमें नागरिक को ध्यान में रखकर ये कानून बनाया गया है। उसमें पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
तो इसमें जैसे कि कोई भी गिरफ्तारी होती है जिसमें 3 वर्ष से कम की सज़ा है, उसमें गिरफ्तारी करने से पहले संबंधित डीएसपी से परमिशन लेना होगा। और उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष से ज़्यादा का है और या पीड़ित बीमार है बहुत, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए भी डीएसपी रैंक के पदाधिकारी कम से कम उनसे पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ये ऐसे केस है जिसमें 3 वर्ष से सज़ा कम होती है। जैसा मैंने बताया कि गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती और जांच में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए इस कानून में 20 से अधिक धारा को शामिल किया गया है। जो नॉन कॉग्निजेबल केसेज होते हैं उसमें जो है हर 15 दिन में अगर मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देते हैं और 15 दिन में केस डायरी को सबमिट करना पड़ेगा कोर्ट में। उसके अलावा इस कानून में महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके बारे में डीएसपी हेडक्वार्टर आप लोग को ब्रीफ करेंगे। जो नया आज से 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून लागू हुआ है, उसमें महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए एक विशेष अध्याय इसमें रखा गया है। अध्याय 5 है, जिसमें कि 37 धाराएं शामिल हैं। इसमें जो हमारी महिला जो बच्ची है, रेप पीड़िता अगर है तो उसका बयान ऑडियो वीडियो माध्यम से लिया जाएगा और महिला के लिए निवास या चयन किए गए स्थान पर उसका बयान लिया जाने का अधिकार उसे दिया गया है। अब जो हमारे संबंध होंगे उसका तामीला वयस्क महिलाओं को से भी कराया जा सकेगा। पहले ये केवल घर के पुरुष वयस्क सदस्य पर ही लागू था, अब महिलाएं भी तामीला कर पाएंगी। पीड़ित महिला का बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाएगा और यदि महिला मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है तो किसी महिला की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा तब लिया जा सकेगा। महिला गवाह होंगी, उनका भी बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। जो पीड़ित और अपराधी हैं, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यदि अपराध करते हैं तो उसे जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। पहले जो अपराध हैं उसमें कुछ मामलों में बच्चों और महिलाओं को छूट दी गई थी। 18 वर्ष से कम आयु की अगर कोई लड़की है, उसके साथ कोई गैंग रेप होता है तो उसमें आजीवन मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। पूर्व में ये उम्र 2 कैटेगरी में विभाजित थे, अब इसको समाहित कर दिया गया। 18 वर्ष से कम उम्र के लिए एक ही कैटेगरी बनाई गई, उसको सब एक ही में शामिल कर लिया गया। किसी व्यक्ति द्वारा झूठा वादा या छद्म पहचान के आधार पर यदि यौन शोषण किया जाता है तो उसे अपराधीकृत माना जाएगा। उसे भी इसमें कानून के प्रावधान के अंतर्गत लाया गया, उसमें भी सजा का प्रावधान है। जो रेप पीड़ित हैं विक्टिम, उनका पीड़ित महिला का मेडिकल जांच 7 दिन के अंदर भेजने का आदेश इसमें दिया गया है। ये मुख्य प्रावधान है जो महिलाओं में